नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी अपनी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इस जर्नी में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स के साथ साथ जर्नल की बेसिक्स को भी पढ़ा और पिछली क्लास में हमने कुछ जर्नल एंट्री पास भी की थी। अब उसी जर्नी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल नंबर कुछ और सॉल्व करेंगे जहाँ पर हम डिफरेंट सिचुएशन में जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑन अप्रैल 1st 2016 अनीश स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 lakh एंड अदर ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ आर एज फॉलो। 1 अप्रैल को मिस्टर अनीश ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप सिचुएशन सोचकर देखिए, ये एक उसका बिजनेस है। कल तक इस बिजनेस में कुछ नहीं था। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को अनीश ने क्या किया, अपने से इस बिजनेस में कैश को डाला। यानी कि अनीश ने इस बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो इस बिजनेस में कैश नाम का एक एसेट बढ़ गया। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए एक बिजनेस है, मालिक ने पैसे डाले तो बिजनेस के पास कैश आया। कैश क्या है आपके लिए, एक एसेट है। कैश आपके लिए एक एसेट है और ये एसेट इंक्रीज कर रहा है। और इसी के साथ साथ आपका जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब वो पैसा जो मालिक इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में, तो वो भी कल तक जीरो था। द मोमेंट ये बिजनेस स्टार्ट करके कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मतलब बिजनेस में कैपिटल जीरो था, आज वो भी इंक्रीज कर गया 1 लाख रुपए से। तो हमारा कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो पहली लाइन पढ़कर हमको क्या पता लगा, एक ट्रांजैक्शन हुआ है जिस ट्रांजैक्शन में ये 2 अकाउंट छिपे हुए हैं, एक आपका कैश, दूसरा आपका कैपिटल, और दोनों का नेचर क्या हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ तक हमने आइडेंटिफाई किया। अब हम रूल लगाएंगे डेबिट क्रेडिट के। डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, अगर आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है तो आप उसको डेबिट कीजिएगा, और अगर आपका कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो आप उसको क्रेडिट कीजिएगा। तो लीजिए, हमने उसको तोड़ लिया। अब हम एंट्री पास करेंगे। अब हम एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी बताइए आप लोग। एंट्री हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपए। तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपए और क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपए। डेट कितनी थी, 1 अप्रैल 2016। तो जो आपको यहाँ पर डेट कॉलम दिखेगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, 2016 अप्रैल 1st। ये हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, ये हमारा लेजर फोलियो का कॉलम, ये हमारा डेबिट अमाउंट का कॉलम, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। फिर नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और उसके बाद फिर एक लाइन देके इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा हुआ 1 तारीख का जर्नल एंट्री। फटाफट देख लीजिए और अपडेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद का देखते हैं दूसरा एंट्री। दूसरी एंट्री क्या कहती है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000। आपने 7,000 रुपया खर्च करके एक फर्नीचर खरीदा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इस एंट्री में आपको एक फर्नीचर अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमको एक फर्नीचर अकाउंट दिखा और एक क्या दिखा आपको, कैश। ठीक है, तो आप पहले इसको रफ में देखिए, आपको क्या क्या दिखा, आपको दिखा फर्नीचर और आपको दिखा कैश। ये 2 आइटम हमको दिखे।
अब फर्नीचर क्या है आपके लिए? फर्नीचर आपके लिए है एक एसेट, एक संपत्ति है, और कैश भी क्या है आपके लिए? एक संपत्ति है। तो जब आप एक एसेट परचेस कर रहे हो, जब आप एक एसेट परचेस कर रहे हो तो क्या होगा? एसेट नाम एक एसेट आपका इंक्रीज होगा। फर्नीचर आपके पास कल तक नहीं था, आज जब आपने उसको परचेज किया, आपके बिजनेस में फर्नीचर नाम का एसेट इंक्रीज किया। तो अब देखिए आपके पास क्या हुआ? फर्नीचर नाम का एक एसेट इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही आपने फर्नीचर को परचेज किया, आपके बिजनेस में फर्नीचर आया। कल तक वो फर्नीचर नाम का एसेट नहीं था, आज आपने परचेज किया तो वो इंक्रीज किया, तो एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है। तो रूल्स क्या बोलता है डेबिट क्रेडिट का? अगर एसेट है और वो इंक्रीज करता है तो आप उसे डेबिट करेंगे। सिमिलरली जब आपने परचेज किया, आपने कैश में परचेज किया, कैश आपको देना पड़ा दुकानदार को, तभी उसने आपको फर्नीचर दिया, तो कैश आपके यहाँ से चले गया। कैश नाम का जो एसेट था वो डिक्रीज हो गया। कल तक मेरे पास बहुत पैसे थे, आज उसमें से कुछ पैसे कम हो गए। कितने कम हो गए? जितना मैंने फर्नीचर का खरीदा उतना कम हो गया। तो कैश नाम का एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। तो रूल्स क्या कहता है डेबिट क्रेडिट का? अगर एसेट डिक्रीज होता है तो आप उसे क्रेडिट कीजिएगा। तो हमको मिल गया क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो लिखिए, एंट्री कीजिए। एंट्री हो जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? देखिए यहाँ पर 7,000 रुपये का आपने परचेज किया था, तो डेबिट में लिखिए 7,000 रुपये और क्रेडिट में भी लिखिए 7,000 रुपये। यानी कि 7,000 का फर्नीचर आया और कैश चले गया 7,000 रुपये का। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, इन कैश। 8 अप्रैल को हुआ, क्या हुआ? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000। आपने 2,000 रुपये का सामान खरीदा, गुड्स खरीदा। गुड्स खरीद रहे हो तो आप उसको बेचने के लिए खरीद रहे हो, यानी कि आपका एक खर्चा है। ठीक है, आपने परचेज किया। क्या परचेज किया आपने? गुड्स परचेज किया। और गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस आपका बढ़ा। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। कितने रुपए का खरीदा आपने? कैश में खरीदा 2,000 रुपये का और क्रेडिट में खरीदा 1,000 रुपये का फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। यह आपका एक कौन है? सन्ड्री डेटर, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर है ये, जहां से आप माल खरीद रहे हो। तो इस पिक्चर में मुझे 3 अकाउंट दिखे, एक दिखा परचेज अकाउंट, एक दिखा कैश अकाउंट और एक दिखा क्रेडिट में सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट। तो क्या हुआ? परचेज मेरा बढ़ा है। जब मैंने कैश में परचेज किया तो कैश नाम का जो मेरा एसेट है वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि 2,000 रुपये मेरे यहाँ से चले गए। तो एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हो। फिर साथ ही साथ आपने उधारी में कुछ खरीदा है, तो उधारी में अगर मैंने खरीदा है तो उस आदमी को मुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे, यानी कि मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है। तो मेरी लायबिलिटी कल तक नहीं थी, आज जैसे ही मैंने उधारी में सामान खरीदा मेरे ऊपर लायबिलिटी भी आ गई। तो तीसरा आपको क्या दिखा? एक सन्ड्री क्रेडिटर जो कि आपकी लायबिलिटी है, वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री अब क्या हो जाएगी? सारे के सारे चीज़ हमको मिल गए हैं। एंट्री करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा एंट्री है। एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए का परचेज किया? कुल मिलाकर आपने 2,000 का कैश में परचेज किए हो, 1,000 का क्रेडिट में परचेज किए हो, कुल मिला के 3,000 का आपने परचेज किया है। तो डेबिट में आप डाल देंगे 3,000 रुपये। फिर क्रेडिट किसको करेंगे? आपने कैश में परचेज किया तो टू कैश अकाउंट,
कितने का परचेस किया? 2000 का। और फिर आपने उधारी में खरीदा, किससे खरीदा? सन्ड्री क्रेडिटर से। यहाँ पर उसका नाम मेंशन्ड है तो आपको उसका नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो टू खालिद रिटेल स्टोर, टू खालिद रिटेल स्टोर अकाउंट। बेसिकली ये खालिद स्टोर क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है। नहीं करेंगे सर, क्योंकि आपका खर्चा हो रहा है ना परचेज। जब आप गुड्स को परचेज, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ फिर बताता हूँ। खालिद को कितना करेंगे आप? 1000 रुपये क्रेडिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल डेबिट 3000, टोटल क्रेडिट भी आपका 3000। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका ये दोनों साइड सिमिलर होगा। अगर ये नहीं हुआ सेम, मतलब आप गलत कर रहे हो। फिर नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश एंड क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश एंड क्रेडिट। अब देखिए यहां पर आप परचेज के बजाय गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका लॉजिक समझिए पीछे। अगर आपने कुछ परचेस किया गुड्स, अब देखिए इसके पहले वाले केस में क्या था? परचेस्ड फर्नीचर था। तो फर्नीचर को आप जब खरीद रहे हो तो बेचने के पर्पज से नहीं खरीद रहे हो, वो आपके लिए एक एसेट है जो आपके बिजनेस में रहेगा, लंबे समय तक आपको बेनिफिट देगा। इसीलिए वहां पर हमने फर्नीचर का नाम अलग से बताया था। मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? कोई चीज़ अगर मैटेरियल है उसको अलग से बताइए। और यहाँ पर हमारा जो फर्नीचर था वो मेरे लिए एक एसेट था, तो एसेट को मुझे सेपरेट शो करना था। इसीलिए पिछली वाली एंट्री में फर्नीचर अकाउंट, जब मैंने फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया था। लेकिन इस वाले केस में हमने परचेस क्या किया? हमने परचेस किया गुड्स परचेस किया। तो गुड्स को हम क्यों परचेस करते हैं? ताकि हम आगे उसको बेच सकें और उसी दौरान हम अपना प्रॉफिट कमा सकें। तो जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो आप खर्चा कर रहे हो, जब सेल्स कर रहे हो तो आपकी इनकम हो रही है। तो जब सेल्स करोगे तो इनकम माना जाएगा, जब गुड्स परचेस करोगे तो उसे परचेज ही मानेंगे सिर्फ, और उसे आप खर्चा मानोगे। एंड यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ रहा है इसलिए आप उसको डेबिट करोगे। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 14 अप्रैल क्या हुआ? 14 अप्रैल को सोल्ड गुड्स, यानी कि आपने सेल्स किया टू खान ब्रदर्स। किसको बेचा? खान ब्रदर्स को बेचा, 12,000 में बेचा। और आपने कैश सेल्स करी 5,000 रुपये की। तो यहाँ पर देखिए आपने सेल्स किया, कितने का किया? 12,000 का खान ब्रदर्स को बेचा और 5,000 का आपने कैश में बेचा। कुल मिला के आपने 17,000 रुपये का सेल्स किया। जब यहाँ पर नाम आ गया है किसी पार्टी का तो इट इज़ अज्यूम्ड कि आपने उसको क्रेडिट में बेचा है। इट इज़ अज्यूम्ड कि आपने उसको क्रेडिट में बेचा है, इसलिए उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। और बैलेंस आपने कैश सेल्स किया। तो मुझे यहाँ पर 3 अकाउंट दिख रहे हैं। एक हो गया आपका सेल्स का अकाउंट, दूसरा आपका हो गया खान ब्रदर्स, और तीसरा आपका हो गया कैश। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? जब हमने अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे इनकी नेचर। देखिए सबसे पहले सेल्स हो रहा है। सेल्स आपके लिए क्या है? इनकम। तो यहाँ पर सेल्स आपका इनकम है, और यहाँ पर जैसे आपने सेल्स किया आपकी इनकम बढ़ी है। और जब इनकम बढ़ती है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, आप उसको क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। दूसरा खान ब्रदर्स, मैंने खान ब्रदर्स को उधारी में बेचा, मतलब वो आदमी भविष्य में मुझे पैसे लौटाएगा, उससे मुझे फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो कल तक मेरा कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे पैसे देने वाला था, आज हो गया, यानी कि एक एसेट बन गया जो फ्यूचर में पैसे देगा। तो मेरा जो डेटर, सन्ड्री डेटर नाम का एक एसेट है, वो कल तक नहीं था, आज वो इंक्रीज कर गया। यानी कि खान ब्रदर्स का जो मेरा एक डेटर है वो डेटर आज इंक्रीज कर गया। इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करने से क्या होगा? एसेट है ये,
डेटर क्या है एक्चुअल में? डेटर आपके लिए एक एसेट है, और यहाँ पर एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। व्हेन एसेट इंक्रीजेस हम उसको डेबिट करते हैं। तो खान ब्रदर्स को आप डेबिट करोगे कितना रुपए? 12,000 रुपए के साथ। उसके बाद कैश। कैश जब आपने सामान बेचा, आपके पास कैश आया। कैश आपके लिए क्या है? कैश भी आपके लिए एक एसेट है, और जब आपने सामान बेचा तो कैश आया, यानी कि एसेट इंक्रीज हुआ। व्हेन एसेट इंक्रीजेस आप उसको क्या करते हो? डेबिट। कितना कैश बढ़ा? 5,000 रुपये से कैश बढ़ गया। तो चलिए सारा सब कुछ हमने इसमें से निकाल लिया। अब हम एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? देखिए क्या डेबिट करेंगे? खान ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड, कितना डेबिट? 12,000 रुपये। फिर कैश आया आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना आया? 5,000 आया। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने का सेल्स हुआ आपका? 17,000। तो क्रेडिट में लिख दीजिए 17,000 रुपये का, और नरेशन में लिख दीजिए बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश एंड क्रेडिट, और फिर एक लाइन देखिए, इसको क्लोज कीजिए। देखिए, हाँ सर, हमने खान ब्रदर्स को उधारी में सामान बेचा है। देखिए, जब हम इसको सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स, मतलब क्या हो रहा है? मैंने खान ब्रदर्स को सामान बेचा। बेचा मतलब उधारी में बेचा हूं, तो वो पैसा मेरे को देगा। तो कोई भी चीज जो फ्यूचर में आपको पैसा देती है वो आपके लिए एक एसेट होता है। तो ये एसेट कौन सा है? ये एसेट है मेरे लिए सन्ड्री डेटर्स। हम हमारी पिछली क्लासेस में पढ़े हैं सन्ड्री डेटर्स का मतलब, है ना। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स नाम का जो एसेट है वो एसेट बढ़ गया। तो जब एसेट इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग से कैश सेल्स मेंशन कर दिया गया। ये जो है सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए है। रियल वर्ल्ड में आपका, आप कैश में बेच रहे हो या उधारी में बेच रहे हो, वो चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। बट अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो ये एक एजम्पशन लिया जाता है कि अगर बाय डिफॉल्ट नाम दिया है तो वो क्रेडिट में होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नाम के साथ साथ कैश भी लिख देगा, जैसे कि सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स इन कैश ₹5,000। अगर ऐसे कोई सिचुएशन आता है तब डायरेक्टली हम उसको कैश में सेल्स रिकॉर्ड कर देंगे, तब खान ब्रदर्स का नाम बीच में आना इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई और डाउट्स? चलिए, आते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। 18 अप्रैल, ओनर विथड्रू ऑफ वर्थ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। जी हाँ, जो मालिक था उसने 2,000 रुपये का कुछ सामान बिजनेस से निकाल लिया। सोचकर देखिए, ये वही इंसान है जिसने अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाया था। वेरी फर्स्ट एंट्री, ये देखो, ये देखो, 1,00,000 रुपए उसने बिजनेस में लगाया था। तो हमने क्या बोला था कि इस इंसान ने अपना कैपिटल बिजनेस में लगाया। अब इसी में से उसने क्या किया, 2,000 का सामान निकाल लिया, यानी कि अब ये 1,00,000 रुपए बिजनेस से नहीं पाएगा, ये कितना पाएगा? 98,000 पाएगा, यानी कि 2,000 उसका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने कुछ सामान निकाला 2,000 रुपए का पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो सामान निकाला, इट मीन्स क्या हो रहा है आप खुद सोचकर देखिए। यहां पर जो वर्ड है थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और सोचकर देखिए क्या बोलना चाह रही है। ओनर विथड्रू ऑफ वर्थ ₹2,000, वो 2,000 का कुछ सामान निकाल के ले गया। सामान मतलब क्या, जो गुड्स वो परचेस करके लाया होगा वही निकाला होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक मुझे ऐसा आइटम दिखा
जो कभी परचेज हुआ था और आज उसमें से 2000 रुपये का सामान आपका क्या हो गया, चले गया। यानी कि जब मेरा परचेज हुआ होगा, परचेज मेरे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो जब मैंने टोटल परचेज किया था कुछ समय पहले, तो वो सारा मैंने खर्चा माना था। तो आज उसी खर्चे में से 2000 रुपया कम हो गया। जब मैंने गुड्स परचेज किया था, मैंने बोला कि ये मेरा खर्चा है। तो लेट सपोज ये हमने परचेज किया था, यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 एंड क्रेडिट 1000। जब यहाँ पर हम परचेज कर रहे थे 3000 रुपये का, हमने क्या माना था कि 3000 का हमारा परचेज हुआ है, तो हमने उसको खर्चा माना था। उसी में से अब 2000 रुपया ये लेके चले गया, तो जो मेरा खर्चा था वो तो कम हो गया ना। तो यहाँ पर जो मेरा खर्चा है ये कम हो गया। तो व्हेन एक्सपेंस डिक्रीजेस, आप उसको क्रेडिट करते हैं। और दूसरा चीज, जो आपने ड्राइंग्स कर लिया, यहां पर उसने क्या किया, ड्राइंग्स कर लिया। जब ड्राइंग्स किया तो ड्राइंग्स का एक्चुअली नेचर क्या है, कैपिटल। तो जब कैपिटल 1 लाख रुपए था, अब वो 2 लाख रुपए कम हो गया। जैसे ही ओनर ने 2000 का ड्राइंग्स किया, बिजनेस से कैपिटल डिक्रीज हो गया। व्हेनेवर कैपिटल डिक्रीजेस, आप इसको डेबिट करते हो। तो यहां पर मेरा कैपिटल कौन है, ड्राइंग्स, तो डेबिट किसको करेंगे, ड्राइंग्स को। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। आपका जो परचेज हुआ था वो 2000 रुपये से कम हो गया। Being goods withdrew for personal use। अब इसका एक और पहलू हो सकता है, पहले आप इसको अपडेट कर लीजिए फिर बताता हूं मैं। पहले इस एंट्री को अपडेट कीजिए फिर बताता हूं आपको मैं किसका एक और पहलू क्या हो सकता था। अब आप में से कोई एक ये डाउट पूछ सकता है कि सर यहाँ पर तो लिखा नहीं है कि वो गुड्स को विड्रॉ किया कि एसेट को विड्रॉ किया। इफ अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोलता कि उसने कुछ एसेट्स, कुछ फर्नीचर जो ऑफिस में लगे थे उसको ले गया अपने घर, तब उस केस में क्या होता, आपका फर्नीचर जो था बिजनेस में उसकी वैल्यू घटती। तो उस केस में क्या हो जाता, यहाँ पर परचेस के बजाय क्या आ जाता, आपका उस एसेट का नाम आ जाता, एसेट अकाउंट। यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंट्री होती, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 2000 टू एसेट अकाउंट, या फिर टू फर्नीचर अकाउंट, या फिर टू कोई और एसेट अकाउंट जो लेकर जाता, अगर मेंशन होता तो वो चीज। अब इसको आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके सोच लो कि मेरे ऑफिस में कुछ प्रिंटर्स लगे हुए थे, मल्टीपल प्रिंटर थे। तो मैंने ये देखा कि यार ऑफिस में मल्टीपल प्रिंटर का कोई काम नहीं है, एक काम करते हैं, एक प्रिंटर हम घर ले चलते हैं और घर से अपना हम कभी कभी कुछ कुछ काम कर लिया करेंगे। कभी मेरे बेटे का स्कूल का प्रोजेक्ट है तो वो प्रिंट आउट निकाल लिया करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एंट्री हो जाएगी हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रिंटर अकाउंट। तब वहां पर प्रिंटर का नाम आएगा, क्यों, क्योंकि प्रिंटर नाम का वो एसेट जब आपने अपने घर नहीं लेके गए थे तब तक आपके बिजनेस में वो ऐसे बढ़ा हुआ था, मतलब प्रिंटर का वैल्यू आपके बिजनेस में दिख रहा था। अब वो वैल्यू घट गई, अब वो एसेट डिक्रीज हो गया। व्हेन एसेट डिक्रीजेस उसको क्रेडिट करते हैं। और ये आपने किस पर्पस के लिए लेके गया, पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो क्या होता है आपका ड्राइंग्स। एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रिंटर अकाउंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। सी 22 तारीख की एंट्री देखिए, पेड खालिद रिटेल स्टोर ₹500। आपने खालिद रिटेल स्टोर को पेमेंट किया 500 रुपये। अब खुद देखिए यहाँ पर आप खालिद स्टोर से परचेस किए थे 1000 रुपये का उधारी में। तो जब परचेस किए थे उधारी में तो ये क्या था आपके लिए, ये आपके लिए था सन्ड्री क्रेडिटर्स था, जिसको कि आपको पेमेंट करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स माने क्या, ये आपके लिए एक लायबिलिटी थी जिसको आपको पेमेंट करना था।
तो आज वो दिन आ गया है जब आपने इस लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया। तो जब आप पेमेंट कर देते हो तो वो लायबिलिटी 1000 रुपये की थी, पेमेंट हो जाने के बाद वो 500 की हो गई, यानी कि आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस आप उसको डेबिट करते हो। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस आप उसको डेबिट करते हो। कैसे पेमेंट किया? पेड खालिद रिटेल स्टोर ₹500, यहाँ पर बैंक से मेंशन नहीं है तो क्या मानेंगे, उसने कैश में ही पेमेंट कर दिया। तो कैश नाम का जो मेरा एक एसेट हुआ करता था, वो जब मैंने 500 रुपये दे दिए तो 500 रुपये से मेरा कैश नाम का एसेट जो था वो डिक्रीज हो गया। एंड व्हेन एसेट डिक्रीजेस आप उसको क्रेडिट करते हो। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी खालिद रिटेल स्टोर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने रुपए दिया आपने उसको? 500। तो 500 रुपये डेबिट कॉलम में लिखेंगे, 500 रुपये क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। एंड बीइंग कैश पेड टू खालिद रिटेल स्टोर अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस। ऐसे चाहो तो आप उसको और बढ़ा के लिख सकते हो। देखिए एंट्री देखिए, कुछ डाउट है तो बताइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। आ गए हम 26 तारीख पे। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम खान ब्रदर्स। अब यहां देखिए, आपने 14 तारीख को खान ब्रदर्स को उधारी में सामान बेचा था 12,000 रुपए का। उसी 12,000 में से आज हमको 10,000 रुपये मिल गए। तो जब मिल गए तो हमको क्या दिख रहा है? हमको कैश मिला होगा। तो कैश जब हमको मिला तो कैश नाम का एसेट हमारा इंक्रीज हुआ होगा, तो इसको हम डेबिट करेंगे। फिर दूसरा क्या दिख रहा है मुझे? दूसरा मुझे दिख रहा है खान ब्रदर्स। खान ब्रदर्स जो कौन है मेरे लिए? सन्ड्री डेटर, जिससे मुझे पैसे मिलने वाले थे। ये कौन है? सन्ड्री डेटर्स थे। तो सन्ड्री डेटर्स माने क्या? एक एसेट था जो आपको पैसा देने वाला था। तो जब ये एसेट आपको पैसा दे दिया है तो अब और वो एसेट कम हो जाएगा। मतलब कल तक वो एसेट 12,000 देने वाला था, आज वो 10,000 अगर दे दिया तो घटकर कितना हो जाएगा? वो 2,000 हो जाएगा। यानी कि ये एसेट जब पेमेंट इसने कर दिया तो ये एसेट आपका डिक्रीज हो गया। तो व्हेन एसेट डिक्रीजेस आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू खान ब्रदर्स अकाउंट। कितना दिया उसने? उसने दिया आपको यहां पर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये डेबिट, 10,000 रुपये क्रेडिट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। चलते हैं लास्ट एंट्री की तरफ। देखिए क्या कह रहा है ये? 30 तारीख की एंट्री। पेड सैलरीज एक्सपेंसेस ₹2,000। तो भैया बहुत ही सिंपल है। यहां पर एक तो मुझे सैलरी दिखा, एक मुझे दिखा क्या? सैलरी एक्सपेंसेस, और एक मुझे दिखा कैश पेमेंट। सैलरी एक्सपेंसेस है तो जब मैंने सैलरी का पेमेंट किया तो सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंसेस इंक्रीजेज। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेज आप उसको डेबिट करते हो। और जब आपने कैश में पेमेंट दे दिया तो कैश नाम का आपका जो एसेट था वो एसेट की वैल्यू गिर गई, तो एसेट डिक्रीजेज यानी कि क्रेडिट। तो चलिए हमारी एंट्री बन गई। एंट्री क्या होगी? सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 2,000 रुपए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2,000 रुपए डेबिट, 2,000 रुपए क्रेडिट। बीइंग सैलरी पेड।
बीइंग सैलरी पेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बताइए, अभी जो हमने एक जर्नल एंट्री की, क्या आपको इसमें से किसी में भी कुछ भी डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कंटेंट डिलीवर हो रहा है कि नहीं। ओके, मैक्सिमम लोग समझ पा रहे हैं, इट्स वेरी गुड। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। एक और नंबर करेंगे, फिर आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। ये वाला पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था, आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसी में करते हैं। सी, prepare journal entries for the following transactions of a business called Pose for Pics in 2016. For a business called Pose for Pics, ये एक बिजनेस का नाम है। तो याद कीजिए, ये नाम का क्या महत्व है। जब आप जर्नल बना रहे होगे, आपके पास एक फॉर्मेट होगा, वहां पर क्या लिखा रहता है, वहां पर लिखा रहता है जर्नल, ऐसे लिखा रहता है। और फिर नीचे क्या रहता है, इन द बुक्स ऑफ क्या रहता है, जिस बिजनेस का आप जर्नल एंट्री पास करते हैं उसका नाम लिखा रहता है। तो हमारे यहाँ पर बिजनेस का नाम क्या है, पोज फॉर पिक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ पोज फॉर पिक्स। सबसे पहले आपको ऐसे मेंटेन करना है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हशीम खान the owner invested rupees 57,500 in cash and 32,500 of photography equipment in the business। तो देखिए, एक इंसान है जो अपना एक फोटो स्टूडियो ऑन करता है, उसके पास कुछ फोटोग्राफी की इक्विपमेंट थे, कैमरा था, कुछ आपकी फ्लैश लाइट्स वगैरह थी, कुछ स्क्रीन था पीछे का, ये सब उसने एक स्टूडियो में अपना इन्वेस्ट किया और कैश 57,500 भी इन्वेस्ट किया। मुझे बताइए कितना इन्वेस्ट किया उसने, 57,500 और आपका 32,000 के एसेट्स, कुल मिला के 90,000 रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस में। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि इस बिजनेस में कैपिटल कितना रुपए का लगा है। 57,000 का लगा है, 32,000 का लगा है, कि पूरा 90,000 का लगा है। कितने लोग कहते हैं कि 90,000 का कैपिटल लगा है, रेज योर हैंड। कैपिटल हमारा टोटल 90,000 रुपए का लगा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, अब वो चीज ध्यान में दीजिए। यहां पर मुझे क्या क्या दिखा, यहां पर मुझे तो एक तो दिखा ये टोटल 90,000 रुपया जो कि है आपका कैपिटल। ये 90,000 का आपका कैपिटल बढ़ गया, और जब इसने 90,000 रुपया बिजनेस में लगाया तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास एक तो आया कैश जो कि एक एसेट है, और बिजनेस के पास आया कुछ इक्विपमेंट्स यानी कि आपके फिक्स्ड एसेट्स, वो भी आपका एसेट है। तो यानी कि दोनों एसेट आपके पास आए और एक लायबिलिटी आई कैपिटल नाम की। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, देखिए हमारी एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास क्या आया, क्या बढ़ा, एसेट बढ़ा। कौन सा एसेट, कैश नाम का एसेट बढ़ा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना कैश बढ़ा, 57,500। मेरे पास कुछ इक्विपमेंट आए, तो इक्विपमेंट मेरे लिए एसेट है, इसीलिए इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं। तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए के,
32,500 रुपये के, और साथ ही साथ जो मेरा कैपिटल था वो भी बढ़ गया 90,000 रुपये से। सो टू कैपिटल अकाउंट कितना, 90,000 रुपये। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश एंड इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एज कैपिटल, एज कैपिटल। तो देखिए, जब किसी एंट्री में ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स आते हैं, 2-3 अकाउंट्स एक साथ आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री, उसे हम कहते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री। किसी को डाउट है इस वाली एंट्री में कि ये कैसे हुआ? नहीं। अब देखिए, वापिस से चलते हैं दूसरे सिचुएशन के ऊपर। दूसरा सिचुएशन क्या कहता है? दूसरा सिचुएशन आपको कह रहा है पेड ₹3,000 कैश फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द नेक्स्ट 24 मंथ्स। अब आपने क्या कर लिया, आपने 3,000 रुपये कैश पेमेंट किया और नेक्स्ट 24 मंथ्स के लिए आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। गौर से एनालाइज कीजिए इसको, कुछ तो इसमें अनयूजुअल बातें लग रही हैं। क्या? एक आपका बिजनेस का इंश्योरेंस इसने लिया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो इंश्योरेंस लिया ये आपके बिजनेस के लिए खर्चा है, ये आप सबको पता है। मैंने अपने स्टूडियो का इंश्योरेंस करवाया, मतलब मैंने एक खर्चा किया बिजनेस के लिए, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, यहां पर आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको डेबिट करोगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का रूल क्या कहता है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस आप उसको डेबिट करोगे। लेकिन गौर से देखिए यहां पर क्या लिखा है, फॉर नेक्स्ट 24 मंथ, मतलब ये कि आपने जो ये 3,000 रुपए दिए हैं ये आपके 24 मंथ्स के लिए दिए हैं। हम अकाउंटिंग कितने पीरियड के लिए करते हैं? 12 मंथ के लिए करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं। इट मीन्स ये जो उसने पेमेंट किया 3,000 रुपए का, ये इसने 2 साल के लिए पेमेंट किया, ये इसने 2 साल के लिए पेमेंट किया। तो ये जो 3,000 रुपए हैं इसमें से एक आपने करेंट ईयर के लिए पेमेंट किया, एक आपने फ्यूचर ईयर के लिए पेमेंट किया। यानी कि जो करेंट ईयर के लिए किया वो तो आपका हम प्योरली एक्सपेंस मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने फ्यूचर के लिए किया वो क्या था? वो था आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। जी हाँ, जो दूसरा आपने किया वो आपके लिए क्या था? वो है आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखिए ये वो सब टर्म आ रहे हैं जो टर्म हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े थे। याद होगी आपको हमारी 2-3 पहली वाली क्लास, जहां पर ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स ही हम पढ़ रहे थे। तो ये अब इसका रिलेवेंस आएगा। यहां पर जब आपने ये ट्रांजैक्शन पढ़ा, ये वाला पार्ट छुप के था उस पूरे 3,000 में, यानी कि यहां पर 1,500 रुपये करेंट ईयर का खर्चा है, 1,500 रुपये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो कि फ्यूचर में होगा, लेकिन आपने आज ही दे दिया। अब और एनालाइज कीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो पेड ₹3,000 इन कैश। तो भैया आज की तारीख में मेरे पास कैश तो चलेगा 3,000 रुपये। कैश क्या है मेरे लिए? कैश मेरे लिए एक एसेट है, और जब मैंने पेमेंट किया तो ये एसेट डिक्रीज हो गया। तो जब मैंने पेमेंट किया तो ये एसेट डिक्रीज हो गया, एंड व्हेन एसेट डिक्रीजेस आप इसको आप इसको क्रेडिट करते हो, आप इसको क्रेडिट करते हो क्योंकि एसेट मेरा चले गया। अब डेबिट किसको करोगे? यहां पर ये जो 1,500 रुपये है ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो यहां पर 1,500 रुपये का आपका एक्सपेंस करंट ईयर का बढ़ा। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस आप उसको डेबिट करते हो। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये क्या है? ये वो खर्चा है जो फ्यूचर में होने का था लेकिन आपने आज ही पे कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एक नया आपके लिए एक एसेट क्रिएट हो गया जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा। यानी कि जब फ्यूचर में आपको ये पेमेंट करने की बारी आएगी तब उस समय पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। यानी कि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट
मिला, तो जो चीज फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो आपके लिए क्या होती है? एसेट। तो यानी कि यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस, लेकिन आज की तारीख में ये एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? एक्रूअल बेसिस ये बोलता है जो खर्चा जिस साल का हो उसी में रिकॉर्ड करो। तो यहां पर ये 1500 रुपया इस साल का खर्चा ही नहीं है, तो इस साल हम प्योरली एक्सपेंस बोल के कैसे दिखा दें? इसको हम खर्चा मानेंगे कब? अगले साल में। तो अभी के लिए हमारे लिए क्या है? ये एक एसेट है जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा। कैसे बेनिफिट देगा? क्योंकि यही इंश्योरेंस का जब अगले साल ड्यू होने का होगा तब मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, तब हम इसको एडजस्टमेंट करके एंट्री पास करेंगे। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या है? ये भी आपके लिए एक एसेट है, तो ये बढ़ गया। कल तक ये प्रीपेड एक्सपेंस का कोई एसेट नहीं था आपके पास, लेकिन आज ये एसेट बढ़ गया, यानी कि एसेट इंक्रीजेस मतलब डेबिट। तो चलिए इसकी एंट्री क्या होगी लिखेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। एंट्री हो जाएगी, देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड कितना रुपया? 1500 रुपया। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड 1500 रुपए, और कैश चले गया मेरे पास से टू कैश अकाउंट 3000 रुपए। बीइंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड फॉर 24 months इन कैश। तो यहां पर ये जो है पहला वाला इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये प्योरली आपका एक्सपेंस है, और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये आपके लिए एक एसेट है, और ये जो कैश है ये भी आपके लिए एसेट है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका ये एक्सपेंस इंक्रीज किया, इसीलिए आपने इसको डेबिट किया। ये एसेट बढ़ रहा है तो आपने ये इंक्रीज किया तो डेबिट किया। कैश नाम का एसेट डिक्रीज हुआ तो आपने इसको क्रेडिट किया। देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस छुप कर बैठा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। हाँ सर। जी 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 जी, वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस है। हाँ, आप इसको प्रीपेड एक्सपेंस के हेड में दिखाएंगे अगर जनरल बिजनेस होगा आप लोगों का तो। लेकिन अब ये जो है यहां पर एक और चीज आएगी पिक्चर में, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जरा ध्यान दीजिएगा। एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था क्या? मैटेरियलिटी। अच्छा, पहले मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ये है, हमने एक 3 साल के लिए एंटीवायरस खरीदा जिसका 30,000 रुपया हमने पेमेंट किया। नाउ जो फर्स्ट ईयर वाला है ये तो हम करंट ईयर में एक्सपेंस बुक कर लेंगे, और बाकी जो 2 साल है जो फ्यूचर के लिए है उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, यानी कि वो हमारे लिए एक एसेट है, ऐसे होना चाहिए। ये होगा आपका जनरल बिजनेस में। लेकिन अगर आपका एक और कंसेप्ट आता है जिसका नाम है मैटेरियलिटी कंसेप्ट। मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि अगर आपके बिजनेस के वॉल्यूम को अगर हम देखें और उसके हिसाब से अगर ये 30,000 रुपया कुछ मेटेरियल अमाउंट है तब तो उसको सेपरेट दिखाओ और अलग से अपना काम बढ़ाओ। लेकिन अगर आपका बिजनेस का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है जिसमें 30,000 कोई बात नहीं है, बहुत एकदम चिल्लर पैसा है, तो इसके लिए सेपरेट आप एक एक चीज़ अगर मेंटेन करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए आप इसको नॉर्मल एक ही साल का खर्चा दिखा के भी खत्म कर सकते हो। बट आपका ये 2 साल का जो है ये प्रीपेड है, और अगर ऐसे करोगे तो बेहतर होगा। लेकिन साथ ही साथ मेटेरियलिटी को भी ध्यान में रखिए।
अगर ये खर्चा लेट सपोज आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो आपका 1000 करोड़ है, यानी कि बहुत बड़ा है भाई, उस 1000 करोड़ में अगर मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो 30,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट अगर मैं 1 साल दिखाऊं या 3 साल दिखाऊं तो मेरा ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। हमने एक चीज नोटिस हमने पढ़ी थी क्या, कोई भी ऐसा अमाउंट जिसके दिखाने से आपका बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन वो इंपैक्ट कर जाए तो वो आपके लिए एक मेटेरियल अमाउंट हो सकता है। तो हेंस अगर हम मेटेरियलिटी को देखें तो ये पूरा का पूरा 30,000 एक ही साल में खर्चा करके आप उसको खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और आप चाहते हो कि मैं इसको अलग अलग करके दिखाऊं तो यस यू कैन प्रोसीड, आप दिखा सकते हो। तो दोनों ही होगा। अब एक और बात, इसका देखिए यहाँ पर 2 ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पर इसका दोनों ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आपने क्या ट्रीटमेंट लिया ये बात जाननी जरूरी है, किसके लिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आप बनाते हो क्या, नोट्स टू अकाउंट। आप एक नोट्स टू अकाउंट भी बना के देते हो जिस नोट में आप प्रोवाइड करोगे ये इन्फॉर्मेशन कि भैया ये जो खर्चा है इवन तो ये 3 साल का खर्चा है, लेकिन ड्यू टू दी मेटेरियलिटी कंसेप्ट हमने इसको इस एक ही साल में बुक कर लिया है। ऐसे आप उसको बता देना तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर वहीं पर एक और पिक्चर में आ जाएगा बात क्या, क्योंकि भैया ये मेटेरियलिटी है तो सेपरेट इसलिए आपने इसको शो नहीं किया, वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज आर परफॉर्म्ड एंड क्लाइंट्स आर बिल्ड फॉर ₹10,000। बहुत ही सिंपल है, ये एक फोटोग्राफर था, ये फोटो क्लिक किया यानी कि इसने अपनी सर्विस दी और बिल बना के दिया 10,000 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा होगा, मेरा सेल्स हो गया ये तो, और 10,000 मेरे पास कैश आ गया। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी मेरी कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये। अब अगर आप यहां पर आर्ग्यू करोगे कि सर ये जो खाली लिखा है बिल किया है, क्लाइंट्स आर बिल्ड ओनली बिल्ड नॉट पेड, यानी कि आपका सन्ड्री डेटर बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैश के बजाय क्या लिख सकते हो, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कर दो। दोनों ही अपनी जगह सही है क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर पूरा क्लियर नहीं है, बट इन रियल आपको तो पता होगा जब आपका बिजनेस होगा कि अगर हमने किसी को कुछ बिल बना के दिया है तो पेमेंट उसका किया है कि उधारी में किया है, तो अकॉर्डिंगली आप इसकी एंट्री पास करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आपने समझ में आया, यहाँ पर आपका सेल्स है, इस वाले एंट्री में एक तो 10,000 रुपये आपके पास कैश है जो कि आपका एसेट है, जब आपने बिल बना के दिया आपसे पैसा ले लिए तो कैश का एसेट आपका बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो एसेट को डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। फिर आपकी सेल्स हुई क्योंकि आपने बिल बनाया है ना, आपने सर्विस को परफॉर्म किया और आपने बिल बनाया, यानी कि आपने सेल्स किया, सेल्स किया मतलब आपकी इनकम, तो आपकी इनकम भी इंक्रीज हुई, व्हेन इनकम इंक्रीजेस उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना 10,000 10,000। नेक्स्ट 13 नंबर को देखिए, परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर ₹1400 रुपये, कैश पेड ₹400, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग। आपने 1400 रुपये की ऑफिस स्टेशनरी वगैरह खरीदी, यानी कि ये ऑफिस सप्लाई आपके लिए क्या है, ये आपके लिए खर्चा है, ऑफिस सप्लाई आपके लिए खर्चा है। आपने जब परचेज किया 1400 रुपये का तो पूरा 1400 रुपये का आपका एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया मतलब उसको डेबिट करोगे। कैश पेड, कैश आपके लिए एक एसेट है, जब पेमेंट करें तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, व्हेन एसेट डिक्रीजेस आप उसको क्रेडिट करोगे। एंड रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब रिमेनिंग जो है उधारी में रह गया, यानी कि ये कौन बन गया, ये आपके लिए बन गया अकाउंट्स पेएबल या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुछ भी आप नाम चूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके लिए एक लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी बढ़ गई जिसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस आप उसको क्रेडिट करते हो। तो चलिए सब कुछ हमको मिल गया, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी आपकी
ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 1400 रुपये। टू कैश अकाउंट, आपने कैश में पेमेंट किया 400 रुपये, तो कैश क्रेडिट हो गया 400 रुपये। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, या फिर अगर आप चाहो तो टू अकाउंट्स पेएबल अकाउंट, कुछ भी लिखो, दोनों सही है। कितना रुपया? 1000 रुपये। बीइंग ऑफिस सप्लाईज परचेज, बीइंग ऑफिस सप्लाईज purchased and only rupees 400 paid, balance rupees 1000 remain outstanding। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 1400 रुपये, टू कैश टू सन्ड्री क्रेडिटर। फिर से समझा देता हूं आपको मैं, यहाँ पर ऑफिस सप्लाई आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, एंड क्योंकि एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है इसीलिए आपने इसको डेबिट किया। कैश आपके लिए एक एसेट है, जब आपने पेमेंट किया तो एसेट आपका डिक्रीज हो गया। व्हेन एसेट डिक्रीजेस आप इसको क्रेडिट करते हो। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, जब आपने उधारी रख लिया तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस आप उसको क्रेडिट करते हो, तो इसीलिए ये हमारी एंट्री बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव्ड रुपीज 2000 कैश इन फोटोग्राफी फीस अर्नड प्रीवियसली। आपने पिछले साल कोई काम किया था, अर्नड प्रीवियसली, आप पहले कमा चुके हो लेकिन मिला आज, आज मिल रहा है लेकिन पहले कमा लिए थे। अब क्या होगा सोच कर देखिए। आपको कैश रिसीव हुआ तो भैया मुझे कैश मिल गया, ठीक है, ये मुझे कैश मिल गया, तो कैश मेरे लिए क्या है? एसेट है। जैसे ही कैश मिला एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ मतलब इसको डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड। अब अर्नड प्रीवियसली, आपने पहले वो अर्न कर लिया था लेकिन आपको मिला नहीं था। इसका मतलब क्या हो रहा है समझ रहे हो? इसका मतलब ये कि आपने पहले कभी, इसका मतलब ये कि आपने पहले कभी कोई सर्विस दी थी, वो इंसान पैसा नहीं दिया था, वो बोला कि बाद में दूंगा। यानी कि जिस साल जब पहले आपने उसको सर्विस दी होगी और वो पैसा नहीं दिया होगा, उस समय वो आपके लिए क्या बन गया होगा? आपके लिए वो सन्ड्री डेटर्स बन गया होगा, यानी कि एक प्रकार का एसेट। ये वो है जिसने आपको वादा किया था कि फ्यूचर में आपको हम कैश देंगे, तो हर वो चीज़ जो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट दे वो मेरे लिए क्या होती है? एसेट। तो ये जो सन्ड्री डेटर्स है, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हो आप, क्या? अकाउंट्स रिसीवेबल्स, आप ये नाम भी दे सकते हो, कुछ भी दे दो बात बराबर है, ठीक है। तो जो सन्ड्री डेटर्स थे वो अब क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया तो अब वो सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, है ना। पहले वो आपका 2000 रुपये का सन्ड्री डेटर था, आज अगर उसने पेमेंट कर दिया तो ये चीज डिक्रीज हो जाएगा, तो ये एसेट डिक्रीज, और एसेट डिक्रीज होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हो। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी यहां पर कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना? 2000 रुपये, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, जिस इंसान ने दिया उसका अकाउंट, कितना रुपया? 2000 रुपये। बीइंग गुड्स, सॉरी, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर अर्नड, सॉरी, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर इनकम अर्न प्रीवियसली। ये वर्ड सिर्फ यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी होगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। फिर देखिए, फिर क्या है आपका 24 तारीख का, देखिए, द क्लाइंट इमीडिएटली पेज रुपीज 15,000 फॉर सर्विसेज टू बी परफॉर्म्ड एट अ लेटर डेट। हाँ, एक क्लाइंट है, लेट सपोज वो आपके पास आया, बोला कि भैया मेरे घर में एक फंक्शन होने वाला है
तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे उस फंक्शन में फोटोग्राफी करें। आपका जो भी फीस बनेगा वो बाद में हिसाब कर लेंगे। अभी आप 15,000 रुपये एडवांस रखिए, अभी आप 15,000 रुपये एडवांस रखिए। तो यहाँ पर जैसे ये चीज़ हुआ, मेरे पास बिजनेस में कैश एक एसेट है मेरे लिए। तो जैसे उसने पेमेंट किया मेरे को, तो मेरा कैश नाम का एसेट इंक्रीज हो गया। आज मेरे पास 15,000 रुपये आ गए, कैश इंक्रीज किया यानी कि एसेट इंक्रीज किया, यानी कि डेबिट कितना करोगे, 15,000 रुपये पूरा आ गया। अब खुद सोच कर देखिए, इसके साथ ही साथ क्या हो गया, इसके साथ ही साथ आपके पास एक ऐसा लायबिलिटी आ गया जिसके बदले में फ्यूचर में आपको सर्विस परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपका एक और क्या आ गया, एडवांस फॉर सर्विसेज। ये पैसा आपको मिला, ये एक्चुअल में आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इसके बदले में फ्यूचर में आपको कुछ कुछ करके देना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी भी बढ़ गई ना। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, क्रेडिट करते हैं, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मेरी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, लायबिलिटी का नाम क्या है, एडवांस फॉर सर्विसेज अकाउंट। कितना कितना मिला मेरे को, 15,000। तो 15,000 मेरा मैं डेबिट में लिखूंगा और 15,000 में क्रेडिट में लिखूंगा, और नरेशन में लिख देंगे बिंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर XYZ, जो भी होगा, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन लेटर डेट। लास्ट एंट्री पे आते हैं हमारी आज की क्लास की। ये क्या कह रही है देखिए, द बिजनेस एक्वायर्स फोटोग्राफी इक्विपमेंट। ठीक है, बिजनेस ने और इक्विपमेंट परचेज किया, तो इक्विपमेंट क्या है आपके लिए, एक एसेट है। तो द मोमेंट आपने अगर एक्वायर किया, इक्विपमेंट परचेज किया, तो ये एसेट आपके इंक्रीज हो गए, और एसेट अगर इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, द परचेज प्राइस इज रुपीज 1 लाख रुपीज, उसका वैल्यू कितना है, एसेट का कीमत है 1 लाख रुपए का। पेज रुपीज 25,000 इन कैश, आपने उसके बदले में कैश दे दिया 25,000 रुपए। तो कैश क्या है आपके लिए, कैश आपके लिए एक एसेट है। जब आपने कैश से पेमेंट कर दिया तो कैश आपका 25,000 डिक्रीज हो गया, एसेट आपका डिक्रीज हो गया, तो उसको क्रेडिट करेंगे। एंड साइंस अ नोट फॉर द बैलेंस, इसका मतलब क्या, हम एक एग्री करके भैया बाकी जो पैसा है हम आपको फ्यूचर में दे देंगे। ठीक है, यहां पर जो वर्ड बोला साइंस अ नोट फॉर बैलेंस, इसका मतलब एक बिल्स पेबल, सामने वाले ने एक बिल्स पेबल का एक नोट बनाया और बोला कि लिख में साइन कर दो कि आप भविष्य में इसका बदले हमको पैसे दोगे, तो मेरे लिए बिल्स पेबल आ गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी एसेट आया यानी कि इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए का एसेट आया, एसेट पूरे 1 लाख रुपए का आया। बदले में आपने क्या दिया, कैश दिया, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश नाम का एसेट आपका डिक्रीज हो गया, कितना, 25,000 रुपए। और साथ ही साथ 75,000 बैलेंस, जो बैलेंस 75,000 है उसका एक लायबिलिटी आपके सर पे आ गया जो आपको चुकाना पड़ेगा, यानी कि आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ये जो बैलेंस आपने साइन कर लिया, आपने बिल्स पेबल पे साइन किया, बिल्स पेबल मतलब आपके लिए लायबिलिटी, और ये 75,000 रुपए की लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, उसको आप क्या करते हो, क्रेडिट। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना रुपया, 75,000 रुपए, तो क्रेडिट में लिख देंगे 75,000 रुपए। तो देखिए टोटल डेबिट 1 लाख, टोटल क्रेडिट 1 लाख रुपए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, पिछले वाले के कंपैरिजन में अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम हर जगह कुछ कुछ छिपे हुए ट्रीटमेंट भी थे, और यहाँ पर बहुत सारी कंपोजिट जर्नल एंट्री भी आपको देखने को मिली। समझ में आया आप लोगों को, बताइए। तो ये था हमारा आज की क्लास का जर्नल का प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।